ओके सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस कि जो मिस्टेक मेरे से CHSL एग्ज़ाम में हुई वो वीडियो एकदम शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगी, एकदम पॉइंट वाइज चीज़ों को रखूँगी, बट मस्ट वॉच टिल लास्ट 2x पे चाहे तो देख लेना, बिकॉज इसमें वो चीज़ें मैं बताऊँगी जो एक्चुअली मेरे को एग्ज़ाम मतलब आंसर की आने के कुछ दिन बाद मेरे को फील हुआ कि हाँ गलती तो मेरी थी। वो क्यों? क्योंकि कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, मैं वो आपसे डिस्कस करूँगी। एज़ यू ऑल नो कि CHSL एग्ज़ाम से पहले जितने भी मॉक होते थे, चाहे कैसा भी मॉक हो, अप्रॉक्स 130 तो स्कोर हो ही जाता था। बट जब एक्चुअल एग्ज़ाम हुआ आई स्कोर ओनली 118 मार्क्स, और जिसकी वजह से मैं आज तक भुगत रही हूँ। चाहे वो कमेंट बॉक्स हो, चाहे एक लोगों को मेरे को लेके एक पर्सपेक्टिव हो, वो सब कुछ चेंज हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ एक आंसर की वजह से। तो खैर, तो वो मिस्टेक्स मैंने क्या करी, ऐसी क्या मिस्टेक्स मैंने कर दी, क्या उस समय मेरा एटीट्यूड था जिस रीज़न से मैं इतना ज़्यादा डाउन पे चली गई। तो लेट्स डिस्कस। द फर्स्ट पॉइंट वाज कि सबसे पहला कि टफ़ पेपर को स्किप करना, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन यहाँ पे जनरल एक ब्रीफ में बताऊँगी कि लाइक हम मॉक देते हैं बहुत सारे, तो है तो प्रीवियस ईयर ही दो। जो मॉक आपको लगते हैं कि इररिलेवेंट है उनको मत दो, बट प्रीवियस ईयर में भी ट्राई करो कि हमेशा मॉडरेट एंड हार्ड जो शिफ्ट हो उनको देने की कोशिश करो, बिकॉज हार्ड शिफ्ट से आपको पता चलेगा कि आपका पेपर को अटेम्प्ट करने का क्या एटीट्यूड होना चाहिए। तो बेसिकली हार्ड शिफ्ट होती क्या है, उसमें ज़्यादा या तो कैलकुलेशन हो जाएगी, या तो ना मॉडरेट, जैसे क्वेश्चन इजी आते हैं, मॉडरेट आते हैं और टफ आते हैं। तो जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे ना, वो आपको ज़्यादा दे देंगे क्वेश्चन। कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो एक्चुअली आपको स्किप ही करना है, बट हम उन क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो एक टफ शिफ्ट को लेके हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए वो सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि टफ शिफ्ट में अच्छा स्कोर करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और एक ऑन एन एवरेज मार्क्स आए हमारे, सो डैट एटलीस्ट हम अपनी कट ऑफ क्लियर कर पाए। तो सो एज़ यू ऑल नो कि जब भी एग्जामिनर को पेपर टफ बनाना होगा तो वो सबसे बड़ी चीज़ जो करेगा वो करेगा कैलकुलेशन, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो लिमिटेड है, एंड इस कैलकुलेशन के जाल से फंसाने के लिए हमारे पास जो बुक है वो है गॉड फादर किंग ऑफ कैलकुलेशन। कैसे? तो उसका सबसे पहले आपको जवाब मिलेगा इसके इंडेक्स में, क्योंकि आप इंडेक्स ओपन करते ही एक चीज़ देखेंगे, डिजिट सम, लास्ट डिजिट, एंड ये दोनों वो है जो कैलकुलेशन को काफ़ी इजी कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन की हेल्प से आप काफ़ी सारे आंसर से टिक कर सकते हैं, जो कि आपकी कैलकुलेशन की टाइमिंग को बचा देता है। डिविजिबिलिटी रूल, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ऑप्शन एलिमिनेशन में अप्रोक्सीमेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, एज यू अप्रोक्सीमेशन बेस्ड कितने सारे क्वेश्चन हमें रोज़ देखने को मिलते हैं हमारी मॉक टेस्ट में ही। फॉर एग्जाम्पल आपको ये क्वेश्चन मिल जाता है, एंड इस क्वेश्चन को हम एग्जाम में छोड़ के आ जाएंगे जब तक कि हमें इसकी ट्रिक्स नहीं पता होगी, जब तक हमें कैलकुलेशन करना कैसे ये नहीं पता होगा। एंड उसी तरीके से जैसे ये स्क्वायर रूट का चैप्टर है, यहाँ पे आपको बहुत तरह के कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, प्लस में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आप इंश्योर कर सकते हैं कि हाँ ये जो ट्रिक्स है ना, ये मेरे एग्जाम के क्वेश्चन में लगेंगे ही लगेंगे। एंड ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों को कॉन्फिडेंट रहेगा कि हाँ मैं एग्जाम में अप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि आपको भी पता है हम बहुत सारी ट्रिक्स सीखते हैं, और मैंने भी बहुत सारी ट्रिक्स सीखी थी, बट एग्जाम टाइम में ना कुछ याद ही नहीं आता, जिसका रीज़न होता है एक तो हम प्रैक्टिस नहीं करते, दूसरा हम इतनी ज़्यादा हड़बड़ी होती है, तो उस टाइम पे हम इतने सारे ट्रिक याद कैसे रखेंगे। तो इसमें से इस बुक पे से आप छोटी छोटी ट्रिक सीखिए, अपने धीरे धीरे करके अपने अगर मॉक टेस्ट में अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, जब कोई डिवाइड करनी है कोई चीज़ें तो किस तरीके से करनी है। सो अगर आप लोग भी कैलकुलेशन से परेशान हैं देन डेफिनेटली आप इस बुक के साथ जा सकते हैं। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो मैंने जैसे एक क्वेश्चन किया, 2 क्वेश्चन किया, उसके बाद मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे, एक के बाद क्वेश्चन नहीं हो रहे, आंसर नहीं आ रहे, तो मेरे मन में क्या फीलिंग आएगी कि मैं नहीं कर पा रही, पेपर ख़राब जाने वाला है, मैं कम अटैम्प्ट करूँगी। अब यहीं से मेरे को लगने लग गया कि हाँ अब मैं नहीं कर सकती, और वहीं से पूरा कॉन्फिडेंट लो हो गया, पूरा का पूरा पेपर ख़राब हो गया। मेरे साथ ये हुआ था, मैंने रीजनिंग, मेरी आदत है मैं पहले रीजनिंग अटेंड करना स्टार्ट करती हूँ, तो जब मैंने रीजनिंग स्टार्ट करी थी जनरली मैं फर्स्ट गो में 18 से 19-20 क्वेश्चन अप्रॉक्स हमेशा कर लेती थी। बट जब मैंने CHSL का एग्ज़ाम दिया, मैंने ओनली ऑन 12 क्वेश्चन किए, 10 मिनट ही हुए थे, बट मुझे ऐसा फील होने लग गया कि मेरे को नहीं आता और मेरा पेपर पूरा ख़राब होने वाला है। देन मैं गई इंग्लिश पे, इंग्लिश में बहुत ही वोकैबुलरी थोड़ी अच्छी खासी थी, तो मैं क्वेश्चन समझ नहीं पा रही थी, वहाँ पे सेंटेंस नहीं समझ आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के करते तो हो जाती चीज़ें, बट घबराहट मन में स्टार्ट होने लग गई। जीके पे गई, जीके में अटैम्प्ट कर लिए थे मैंने अच्छे खासे, बट तुक्के ज़्यादा लगाए थे। फिर जब मैथ्स पे गई, अब टाइम मेरे पास ओनली 25 मिनट्स बचा हुआ था, और एक पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, 1 बाय 1 क्वेश्चन हो ही नहीं रहे थे, और उसके बाद जो आते थे ना उनमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रही थी। तो ये सब माइंडसेट बनने लग गया कि अब तो मेरे से पेपर होगा ही नहीं।
सो बेसिकली द थिंग इज़ डैट कि जैसे ही टफ़ पेपर आए, हमारा उस समय क्या एटीट्यूड होना चाहिए, हमें ये सीखना है। और टफ़ पेपर अचानक से ना आए, एटलीस्ट हम रूबरू रहे पहले भी कि हाँ इस तरह का पेपर मैं देख चुकी हूँ, मेरे को टेंशन नहीं लेना, जो आता है पहले उनको करेंगे, फिर जो क्वेश्चन हमको देखने जिनमें हम तुक्के लगा सकते हैं, कोई चीज़ें कर सकते हैं, वो जुगाड़ बैठाएंगे वहाँ पर, और जो टफ़ क्वेश्चन उनको छोड़ देना है। तो ये एटीट्यूड कब आएगा? बार बार प्रैक्टिस से। इसलिए सबसे पहली थिंग, अगर आपने 10 मॉक लगाए उसमें एटलीस्ट 2 से 3 मॉक तो होने ही चाहिए। टफ़ जो प्रीवियस ईयर आए वही कर लो, लेकिन टफ़ ऐड ज़रूर करो। द सेकेंड पॉइंट इज़ एटीट्यूड बिफोर एग्ज़ाम। यस, एग्ज़ाम से पहले आपका एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा मेंटेन करता है। जैसे मैंने पुरानी वीडियो में बताया था कि एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले ही मेरे को अंदर से फील हो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी। मैंने ये कमेंट भी करा, वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। मैं एग्ज़ाम से 2 दिन पहले ही सैड थी कि मेरे से तो होगा ही नहीं, कुछ नहीं आता, जबकि पढ़ी थी, इतने साल भर मैंने मेहनत करी, तो एक कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि नहीं मैं कर लूँगी। तो वो एटीट्यूड एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर मेरे दिमाग में पहले ही फीड हो गया कि नहीं मेरे से नहीं होगा, जो कि आजकल कमेंट देख के या हम किसी और की बातें सुन के अपने दिमाग में फीड कर लेते हैं। जैसे इन टाइम में जितना दूसरों से कॉन्टैक्ट कम रखो, बहुत ज़्यादा बेटर है। दूसरों की बातों को इम्पैक्ट ही मत लो। आपको पता है आपने कितनी मेहनत करी है, आपको सब कुछ अपने बारे में पता है, तो अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए अपने माइंड को एकदम स्टेबल करके रखना है कि मैंने मेहनत करी है, मैं कर लूँगा। बस अपना एटीट्यूड बहुत ही बेटर रखना है आपको एग्ज़ाम से पहले। थर्ड थिंग, मस्ट रिवाइज़ योर नोट्स। मेरे को बहुत अफसोस हुआ था, बहुत ज़्यादा, कि मैंने अपने ही नोट्स क्यों नहीं रिवाइज़ करे। मतलब आपने 2 साल दिए हैं, क्यों वो नोट्स बनाए, वो कॉन्सेप्ट पढ़ा, और लास्ट मोमेंट पे हमने उसी चीज़ को नहीं पढ़ा जिसको हमने 2 साल से मेहनत करी, तो कोई फ़ायदा नहीं रहा। और मैंने यही गलती करी, मैंने अपने नोट्स को देखा तक नहीं। मतलब मेरे दिमाग में था मैथ्स के फॉर्मूले देख लूँगी, और मैं उसको स्किप करती गई, क्योंकि मैं रिवीजन इतना स्किप करती हूँ ना कि पूछो ही मत। तो मैं स्किप करती गई बार बार, और वो मैथ्स के फॉर्मूले मैंने लास्ट मोमेंट तक नहीं देखे। ट्रिगो के क्वेश्चन है और मेरे को फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था। तो वो गलतियाँ मेरी थी, जो कि बाद में फ़ील हुआ। बट अपने नोट्स को ज़रूर देखें। नोट्स में आपके जीके के सारे नोट्स होने चाहिए। टाइम कम है तो दिन रात एक करो, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले एक करो। 2 दिन पहले तो एकदम रिलैक्स होकर पढ़ना, लेकिन कुछ भी करो नोट ज़रूर देख के जाना, ग्रामर के रूल देख के जाना, वोकैबुलरी जो आप बार बार भूल जाते हैं उनको अलग से लिख के रखो। मैंने लिख के रखे हैं, और इनको मस्ट रिवाइज़ करके जाना। और मैथ्स के फॉर्मूला, आपका ट्रिगो, अलजेब्रा, मेंसुरेशन को देख के ज़रूर जाना, क्योंकि बाद में अफसोस हो जाएगा एग्जाम में आते हुए। ईजी चीज़ें हम जब अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे ना, तब ये चीज़ फील होगी कि नोट्स रिवाइज़ कर लेना चाहिए। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। जो एग्जाम का लास्ट वीक रहने वाला है, 10 दिन रहने वाला है, उस समय सिर्फ नोट्स रिवाइज़ करना है, मॉक देना है दे दो, लेकिन नोट्स मस्ट रिवाइज़ करके जाना। थर्ड थिंग जो है आपका, फिक्स योर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। यस, अपनी अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी फिक्स रखना। एग्जाम में जाकर नहीं चेंज करना है, एग्जाम से 1 हफ्ते पहले चेंज नहीं करना। जैसे मेरी स्ट्रैटेजी है, चाहे मेरे को भगवान भी आके बोल दे, मतलब कई बार लोग बोलते पहले इंग्लिश अटैम्प्ट करो, देन जीके अटैम्प्ट करो, देन रीजनिंग, देन मैथ्स। ये ना साइंटिफिकली प्रूफ स्ट्रैटेजी है। मैंने कभी इस बात को नहीं मानी, मैं अपनी ही स्ट्रैटेजी कर रही हूँ, आज भी अपनी करूँगी, क्योंकि मैंने गौर करा है जब मैं इस तरीके से करती हूँ तो मेरे मार्क्स अच्छे आते हैं और मैं कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। मेरी स्ट्रैटेजी ये होती है, सबसे पहले मैं सबसे पहले मैं रीजनिंग अटैम्प्ट करती हूँ, देन मैं इंग्लिश पे जाती हूँ, देन मैं जीके पे जाती हूँ, एंड देन मैं मैथ्स पे जाती हूँ। और इसी तरीके से मेरी पूरी होती है। ये 1 गो होता है मेरे पूरे पेपर का। फिर जब मैं सेकंड गो करती हूँ तब मैं इंग्लिश खत्म करती हूँ। जीके तो मेरा 1 ही गो रहता है, जीके में कभी मैं दोबारा पलट के देखने का छोड़ती नहीं हूँ। मतलब मैं वो जो होता है ना मार्क, पर्पल कलर का साइन आ जाता है जिसमें हम करते हैं मार्क फॉर रिव्यू, मैं वो कभी जीके में करती नहीं हूँ। उसी समय हाँ या तो ना, जो भी ऑप्शन है मार्क करो, ख़त्म करो। फिर सेकेंड गो में मैं इंग्लिश पे जाती हूँ, देन रीजनिंग पे जाती हूँ, देन मैथ्स पे जाती हूँ, और ये उलट पुलट होता रहता है आपस में। बट मेरा स्ट्रैटेजी यही रहती है और यही फिक्स है, पहले मैं रीजनिंग ही अटैम्प्ट करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जीके इंग्लिश पे नहीं जाती पहले, क्योंकि मैं अपना रिदम बनाती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है रीजनिंग से मेरा रिदम बनता है। रीजनिंग में मैं एनालॉजी क्वेश्चन कभी भी पहली बार देखती ही नहीं हूँ, चाहे वो कितना ईजी हो, चाहे इसमें 2+ ऐड करने वाला होता है ना, तब भी मैं उनको देखती ही नहीं हूँ। मतलब देखना ही नहीं आता तब भी मैं नहीं करती। मैं पहले बाकी क्वेश्चन करती हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन 18 से 19 क्वेश्चन मेरे से हो जाते हैं, और मेरा कॉन्फिडेंट अच्छा आ जाता है कि अब सिर्फ एनालॉजी क्वेश्चन बचे हैं। एंड एनालॉजी क्वेश्चन में सिंपल सी बात है, अगर 6 क्वेश्चन आए हैं, एनालॉजी मतलब नंबर सीरीज़, डिकोडिंग, ये सारे क्वेश्चन को मिक्स करके मैं बोल रही हूँ। इसमें से मैं कॉन्फिडेंट होती हूँ कि मैं 3 से 4 तो कर ही लूँगी, 2 ही क्वेश्चन होंगे जो मेरे को नहीं आएंगे, और वो भी टाइम बचेगा लास्ट में, तो मैं कुछ ना कुछ तुक्का लगा लूँगी। तो इस तरह से मेरा कॉन्फिडेंट बढ़ता है। तो अपनी अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी अपने आप से फिक्स रखो, दूसरों पर मत जाओ कि जीके साइंटिफिकली प्रूफ छोड़ो, तुमको जो पसंद है वो करो, और आज जो फिक्स है उसी हिसाब से एग्जाम में भी अटैम्प्ट करना। नेक्स्ट जो पॉइंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम डे। सबसे इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम डे रहता है। आपने पीछे 2 साल कितनी मेहनत करी, कोई देखने नहीं आने वाला। रिजल्ट ही सब लोग रिजल्ट देखेंगे, सब बोल देते हैं, लेकिन तुम्हारी मेहनत कोई नहीं देखने आने वाला। तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट दिखेगा। तुमने चाहे पिछले 2 साल में तुम शरीर से कितने भी बीमार थे,
लेकिन तुमको पढ़ने का टाइम था, सब यही सोचेंगे, और तुमने नहीं पढ़ा, गलती तुम्हारी मानेंगे। इसीलिए रिजल्ट डे, एग्ज़ाम डे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मेरे साथ एग्ज़ाम डे हुआ था, चीज़ें हुई, बट ठीक है, मेरे को जस्टिफाई नहीं करना, बट गलती थी मेरी। मेरे को अपने आप को काम रखना चाहिए था कि मेरा एग्ज़ाम है, मेरे को काम रखना है, फ़ोन भाड़ में जाए, बाद में आएगा फ़ोन। लेकिन नहीं, मैंने प्रायोरिटी उन चीज़ों को नहीं रखा। मैं उस दिन सुबह ट्यूशन पढ़ाने चली गई। इस बार डिसाइड कर रखा है, इस बार 2 दिन मैं एग्ज़ाम से 2 दिन पहले सब कुछ बंद करके अपने आप को टाइम दूंगी, पढ़ाई को भी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका माइंडसेट है, अपने माइंडसेट को टाइम देना, काम रहना, प्रॉपर खुद का कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में, तभी अच्छी चीज़ें हो पाएगी। जबकि सो द लास्ट पॉइंट इज़ 1 डे बिफोर एग्ज़ाम, बिकॉज एग्ज़ाम डे से भी पहले इंपॉर्टेंट है 1 डे बिफोर एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम डे तो पूरा रश रहता है। 1 डे बिफोर एग्ज़ाम यू लाइक आपको ना लास्ट मोमेंट चीज़ें रखनी जो आपने रिवाइज़ कर ली, बट इवनिंग के बाद कुछ भी नहीं छूना। जस्ट फोकस कि हाँ आपने सब कुछ अपना अरेंज कर लो, 1 डे बिफोर ही एडमिट कार्ड सब कुछ अरेंज कर लो, बस खत्म, कुछ नहीं पढ़ना है लास्ट मोमेंट के लिए। हाँ 2-3 फॉर्मूले या कोई ऐसे डांस हो गए जो आप भूल जाते हैं, तो वो अपने लिख के रख लिया अलग से एक पेपर पे, तो वो देख लो, बस खत्म। आराम से रिलैक्स होकर पेपर देने जाओ। तो इसको ब्रीफ यही रखना सबसे पहला कि टफ पेपर भी देते रहना बीच बीच में। सेकंड थिंग, अपना एटीट्यूड एग्जाम से पहले एकदम माइंड सेट बना के रखना कि मैं तो कर ही लूँगा, ये वाला एकदम होना चाहिए। नहीं सोचना दूसरों के बारे में, दूसरों के चाहे 170 क्यों ना आ रहे हो, आपको तो सिलेक्शन लेना है ना। मैं भी यही चीज़ सोचती रहती थी कि 170 180 यही चीज़ सोच के तो नेगेटिव आ गया ना दिमाग में कि मैंने इतना मेहनत करी, पढ़ रही हूँ, कल क्या है बच्चों के 170 180 आ रहे, मैं क्या करूँगी, यही चीज़ तो दिमाग में भर गई ना। इसी रीज़न से नेगेटिविटी आई ना दिमाग में। मेरे को तो सिलेक्शन लेना था जो कि शायद 160, चलो CHSL में ज़्यादा कट ऑफ चाहिए होती है, बट CGL में तो 150 140 पे हो जाएगा ना। तो फिर ये माइंडसेट रखो कि आपको सिलेक्शन लेना है। चाहे सबके आ रहे हैं, आने 200 में से 200 आ रहे हैं, उनको भी वही चांस मिलेगा, मेंस देने का आपको भी वही चांस मिलेगा, इसलिए इतना नहीं लेने की ज़रूरत है। कट ऑफ क्लियर करने वाले मार्क्स चाहिए। तो अपना टारगेट आई थिंक CGL के लिए इस बार 150 से 155 तक रखना, क्योंकि ज़्यादा लो लेकर भी मत चलना, 155 तक आपको करने हैं। ओके, एंड नोट्स रिवाइज कर लेना परफेक्टली। एंड द सेकंड थिंग इज़ योर मैथ्स के फॉर्मूला, इंग्लिश ग्रामर, एंड लास्ट वन इज़ योर अटेंडिंग स्ट्रेटजी फिक्स रखना। आई थिंक मैंने ब्रीफ में सब कुछ बता दिया है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। एंड दैट्स ऑल फॉर, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। एंड ये जो गलती मैंने करी इसको मत दोहराना।